नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत की है, जिसका कॉर्पस कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए है। ये फैसला निजी क्षेत्र को देश में शोध और विकास में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। एक ऐसा मंच है जो सरकार के विकसित भारत 2047 विजन को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और नए इनोवेटर्स को एक मंच पर लाएगा। अपनी तरह के पहले इमेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में इनोवेशन के एक आधुनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं। दुनिया ग्लोबल ऑर्डर में एक नए बदलाव को देख रही है और बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अब हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत का लक्ष्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक पावर हाउस के तौर पर उभरना है। सरकार का प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी शोध और विकास को बढ़ावा मिले। जाहिर तौर पर कई पहलू हैं इसके, उन पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर उन्नत पी पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर उन्नत जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे नताशा जी से, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं स्टार्टअप एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नताशा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इमेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव में जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की शुरुआत की, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक विजन दस्तावेज भी जारी किया। जाहिर तौर पर भारत में साइंस यानी विज्ञान को लेकर तमाम तरह के शोध और आविष्कार किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स
और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जाहिर तौर पे टेक्नोलॉजी के जरिए विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको एक मूर्त रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विजन के साथ देश के वैज्ञानिकों के साथ देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है और लगातार इस प्रकार की योजनाएं, स्कीम्स और फंड सरकार रिसर्च और अनुसंधान के लिए लगातार दे रही है। प्रोफेसर उन्नत, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि ये अपनी तरह की पहली कॉन्क्लेव थी, इमेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव को आप कैसे देखते हैं और इमेजिंग साइंस की जब हम बात करते हैं इससे क्या मतलब है, इसके पीछे वजह क्या है, इस कॉन्क्लेव के पीछे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये निश्चित रूप से देशवासियों को कहा है कि विकसित भारत की नींव हमें रखनी है और विकसित भारत को हमें उस स्वप्न को साकार करना है और विज्ञान और तकनीक के माध्यम से कैसे आम जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढे। जो वोकल फॉर लोकल सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए भी वोकल फॉर लोकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल समस्याओं का समाधान दे। इस तरह से हमें डीप टेक्नोलॉजी में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में विभिन्न प्रकार के ऐसी आवश्यकताओं के आधार पर वैज्ञानिक समाधान ढूंढने होंगे। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा। जो हाई रिस्क सेक्टर है और हाई इंपैक्ट प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें रिसर्च करना एक तरह से काफी लागत लगती है, तो उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे कैटलाइज की जाए, कैसे उसको ऊर्जावान बनाया जाए। इस उद्देश्य से ये 1 लाख करोड़ की जो RDI फंड की योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, ये एक तरह से विकसित भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नींव रखी जा रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल को ऑलमोस्ट लो इंटरेस्ट या 0 इंटरेस्ट पर प्राइवेट एंटिटीज को भी देना, ये एक बहुत ही ऊर्जावान कदम भारत सरकार का है। सनराइज टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के सेक्टर में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है भारत सरकार की, ताकि इसको आगे लिया जा सके। कुल मिला के हम देखें तो 36.4% इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से होता है और तकरीबन 30% जैसा पब्लिक फंडिंग रिसर्च भी हो रहा है। बाकी निजी क्षेत्र से भी फंडिंग किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों को मिलाना 40-45% जैसा पब्लिक फंडेड रिसर्च और 36.4 जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिसर्च में, उन दोनों को सम्मिलित करते हुए उसको फोकस देना कि भी डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्ट्रेटेजिक ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, वैक्सीन रिसर्च, जैसे कि हमने कोविड के समय में भी दिखाया कि कैसे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत चुनौती भरे समय में भी आम जनता के लिए लेकर आया है। जी बिल्कुल। और ऐसा हर बार किया जा सके, इसलिए एक नई ऊर्जा R&D सेक्टर को देने की आवश्यकता थी और इस योजना के माध्यम से ये देने का प्रयास। जी बिल्कुल प्रोफेसर उन्नत जी, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पे लक्ष्य विकसित भारत का है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलपमेंट और रिसर्च में भूमिका निभा रही है, उसके जरिए प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, आम जनता के कल्याण का जो मुद्दा है, उसको एक गति देना चाहते हैं। नताशा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात है। जाहिर तौर पर जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे प्राइवेट सेक्टर को दूर रखा जाए और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को ध्यान में रखकर एक इनोवेशन फंड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आप कैसे देखती हैं इस योजना को, इस घोषणा को? ये बहुत अच्छी योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी है और
इसका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन साथ में रहकर बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फंड हो सकते हैं इंडिया में। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें आज की डेट पे, तो अमेरिका इसको लीड कर रही है विद द इन्वेस्टमेंट दे हैव डन। जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस हिसाब से इतनी इनोवेशन और फ्रंट लीडर है यूएस की टेक्नोलॉजी इस एआई स्पेस में। और अभी दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि इंडिया भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अगर टैलेंट देखें जो है अमेरिका में, अगर मैं बात करूं, ये मोस्टली इंडियन टैलेंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। और रिसर्चर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको फंडिंग का एक्सेस नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से ये जो स्कीम लॉन्च हुई है, इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च हुई है, ये इनकरेज करेगा रिसर्चर्स को कि इंडिया में भी आके रिसर्च करे। और इतने स्कोप है टैलेंट के लिए यहाँ पे, अगर उनको फंडिंग मिले, कि बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं। चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जो बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, या न्यू एनर्जी मटेरियल हो जिसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, बहुत टाइम लगता है। और मैं स्टार्टअप इंडिया एसोसिएशन से हूं, बट मैं एक अर्ली स्टेज फंड वीजी कैपिटल भी चलाती हूं। जी। और हम टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट वेरी अर्ली स्टेज रिसर्च वाले स्टेज पे हमारे लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो सीड कैपिटल है वो अगर ऐसी इस स्कीम से आएगी तो बहुत बेनिफिट होएगा रिसर्च के लिए, जहां पे एक आइडिया को कुछ प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकते हैं और फिर वहां पे आगे जाके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिसमें फंड, मेरे जैसे फंड और आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि ये कंपनीज को ग्रोथ मिले, स्केल मिले। हम आइडिया पे नहीं आ रहे हैं जो जहां पे रिस्क बहुत हाई है। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत मान्य रखता है। जी। और अगर आप पब्लिक प्राइवेट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट का स्टार्टअप फंड फंड्स भी है, जिससे जो हमारे भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे फंड में, जो मैनेज करता है सिडबी आज की डेट पे। तो उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट आज की डेट पे 10,000 करोड़ का एक्सेस दे रही है मेरे फॉर अर्ली स्टेज फंड्स लाइक मी, देन उसका 4 टाइम्स इम्पैक्ट होता है कि हम आगे जाके इसको 10,000 करोड़ को हम 40-50 हजार करोड़ करके इतनी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इसको आप सिर्फ 1 लाख करोड़ की तरफ से नहीं देखिए, इसका 4x देखिए, 4x इम्पैक्ट आएगा फॉर रिसर्च इन इंडिया, जिससे डेवलपमेंट होगी और टैलेंट विल बी इनकरेज टू कम बैक एंड डू सम इनोवेटिव एंड ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स ओवर हियर, ताकि इंडिया भी फ्रंट रीडर बनेगा इन दीज टेक्नोलॉजीज, वेदर इट्स स्पेस टेक, वेदर इट्स क्लाइमेट टेक, वेदर इट्स न्यू एनर्जी मटेरियल, वेदर इट्स क्लीन एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड मच नीडेड। जी। जाहिर सी बात है, अगर पिछले 1 दशक में अनुसंधान की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो देखा जाए तो भारत का अनुसंधान एवं विकास का खर्च डबल हुआ है, दुगना हो गया है। और पंजीकृत पेटेंटों की संख्या, जो पेटेंट है उसकी संख्या लगभग 17 गुना बढ़ गई है। यानी 1 दशक में काफ़ी बड़ा बदलाव एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में देखने को मिला है। प्रोफेसर उन्नत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर, जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पिछले 1 दशक में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पेटेंट के मामले में जिस प्रकार पश्चिम के देशों की एक प्रकार से उनका आधिपत्य रहा है, और ऐसे में भारत में पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ना, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक नीतिगत बदलाव है। 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने नेशनल आईपी थिंक टैंक का गठन किया था, जिन्होंने 2016 में नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 भारत सरकार ने रिलीज की। उसके बाद से और स्टार्टअप इंडिया के गठन के साथ, अटल इनोवेशन मिशन के गठन के साथ एक तरह से इनोवेशन इकोसिस्टम को पूरा बैकबोन सपोर्ट देना जी, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जो कि इनिशियल स्टेज में बहुत ही आवश्यक कदम था, जिसके ऊपर एक बड़ा फाउंडेशन रखते हुए, मतलब 2018 से 23 की बात करें तो उसमें 236% पेटेंट आवेदनों में बढ़ोतरी हुई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। जी। स्टार्टअप में भी पेटेंटिंग एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हुई,
मैकेनिकल सेक्टर ने तकरीबन 15% जितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाया है। वैसे ही केमिकल साइंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में, इस तरह से हर क्षेत्र में आईपी क्रिएशन में बढ़ोतरी हुई भारत में। अब उसे नई ऊर्जा देने की आवश्यकता है। तो जहां जिस टेक्नोलॉजी में भारत की आवश्यकता है उस टेक्नोलॉजी में अनुसंधान होना चाहिए। तो ये एक डिमांड ड्रिवन इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा करना, इस दिशा में अभी हम एक कहते हैं ना कि लेवल 2 में ये पूरी इनोवेशन की भारत की मुहिम लेवल 2 की ओर जा रही है, दूसरे पायदान पर जाने की कोशिश है, जहां डिमांड ड्रिवन इनोवेशन को भारत बढ़ावा देना चाहता है। उसका अलाइनमेंट इस तरह से करना चाहते हैं जहां मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि ये जो वेंचर कैपिटल फंड है, एंजल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये सारे डीप टेक इनोवेशन में एक तरह से अपना भी निवेश करे और भारत की आवश्यकता के अनुरूप ये इनोवेशन होंगे तो मार्केट की भी डिमांड है, उस दिशा में हम ऐसे इनोवेशन को तैयार कर पाएंगे जी। और ये सारी प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक न रहे, इसलिए प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है जी। तो ये एक तरह से बहुत ही उम्दा कदम भारत सरकार का है, जहां स्टार्टअप है, एमएसएमई है, एकेडमिक रिसर्च है, इन सभी को कोलैबोरेशन करना और कोलैबोरेशन के लिए प्राइवेट एंटिटीज की आवश्यकता के अनुरूप सब साथ मिलके डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में या सनराइज सेक्टर में भी हम नए तकनीकी आविष्कार को बढ़ावा दें जी। जाहिर सी बात है, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत एक प्रकार से आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी टेक्नोलॉजी हो, इस दिशा में अब भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जोर है, जो फोकस है, वो इस पहलू पर सबसे ज़्यादा है और ख़ास तौर से महिलाओं की भागीदारी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है। मैं नताशा जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य मेरे सामने उभर कर आता है कि भारत में महिलाओं द्वारा प्रति वर्ष 100 से भी कम पेटेंट दाखिल किए जाते थे, अगर एक दशक पहले की बात मैं करूं, यानी लगभग 2014 से पहले की बात। अगर 2014 के बाद की बात की जाए तो आज 5000 से ज़्यादा पेटेंट दाखिल किए जाते हैं। जाहिर तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसे आप कैसे देखती हैं, इस बदलाव को? क्या कारण है इसके पीछे? बदलाव तो आ रहा है और हम और भी महिलाओं को देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। विमेन इन टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, इसका पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में भी आ रहा है, इन्वेस्टर्स में भी आ रहा है। हमारा एक फंड है जो विमेन लेड फंड है, मेरे साथ में मेरी पार्टनर आंकी है, तो हम एक विमेन लेड फंड है और हम इनकरेज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए बिहाइंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। और ये गवर्नमेंट का भी फोकस है। अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेज करती है कि इफ यू आर अ विमेन एंटरप्रेन्योर और इफ यू आर अ विमेन लेड फंड, वो आपको दे टेक द फ्रंट लीड इन इन्वेस्टिंग इन यू। तो उस हिसाब से ये बहुत एम्फेसिस है गवर्नमेंट का टू नारी शक्ति को एम्पावर करना और उसको और बढ़ोतरी करने के लिए। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड इट्स ग्रेट टू सी दिस इनिशिएटिव। और मेरे को एक और चीज बोलनी थी, अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो भी उन्होंने करा है विद डीप सीक और अदर टेक्नोलॉजीज, एक उनका प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है, दे ऑल्सो हैव दिस इनिशिएटिव जहां पे स्मॉलर सिटीज में जो बीजिंग और शंघाई नहीं है, उनको वो टेक्नोलॉजी हब एक तरीके से उसको कैसे बढ़ोतरी करते हो उन स्मॉलर सिटीज की, उनको टेक्नोलॉजी हब की तरफ से काफी डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं सरकार से, जिसकी वजह से नॉट जस्ट जो लोकल चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स उन सिटीज में आए और उस सिटी की इकोनॉमी ग्रो होए, बट उसको एक बैकबोन की तरह एक इकोसिस्टम बन जाए जहां पे ग्रांट्स भी मिलते हैं, टैलेंट भी मिल जाता है और बहुत सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की। तो अगर ये अभी नेशनल लेवल पे आया है, ये जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने करा है, तो हमको ये स्टेट लेवल पे भी इसके इम्पैक्ट आने लग जाएंगे, वेयर दूसरे स्टेट्स भी इस पे विल ट्राई एंड बी पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। और ये, और जैसे मैंने आपको बोला, ये सिर्फ 1 लाख करोड़ नहीं, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट
छोटी छोटी सीरीज में भी आएगा जो टेक के इकोसिस्टम्स बन जाएंगे, सो विच इज ग्रेट फॉर द इकोनॉमी एज वेल। जी, जाहिर तौर पर प्रोफेसर उन्नत जी, अगर बात आरडीआई फंड की जाए तो ये सीधे तौर पर क्या किसी उद्योग या स्टार्टअप को दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, क्या इसका संचालन का तरीका रहेगा, कुछ आप हमें जानकारी दे सकें? देखिए, ये संचालन के लिए एक सुनियोजित रूप से एक प्राइवेट फंड मैनेजमेंट की भी कुछ बात सामने आ रही है जी। इस योजना की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से थोड़े ही समय में निजी क्षेत्र के लिए और उसके आवेदन के लिए भी तैयार होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है कि जहां भारत की आवश्यकता है ऐसे अनुसंधान को बढ़ावा देना, इस अनुसंधान के माध्यम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत की खुद की तैयार हो जी। और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए इनोवेशन में तब्दील किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात की थी, तो पूरा बैकबोन इकोसिस्टम खड़ा करना है, तो जयपुर में बनस्थली इंक्यूबेशन सेंटर, बनस्थली विद्यापीठ में ऑल वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर खड़ा किया गया है जी, जिसमें कई ऐसे वुमेन लीड स्टार्टअप्स को पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। तेलंगाना में वी हब है, वहां पर भी ऐसा ही ऑल वुमेन लीड इंक्यूबेशन सेंटर खड़ा किया गया है, जो ऐसे कई महिलाओं के उद्यमिता के संबंध में जो उनको बैकबोन सपोर्ट चाहिए उसको बढ़ावा दिया जाए। नाउ जैसे हमारे पीयूष गोयल जी माननीय वाणिज्य मंत्री श्री ने भी कहा था कि अभी हमें जो अनुसंधान है वो डीप टेक सेक्टर में चाहिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में चाहिए। हम सॉफ्ट पावर में तो या टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर निर्यात में तो नंबर 1 बने हैं, अब प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट निर्यात में भी हम कैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम अपना गुरुत्व साबित करें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चीजों में अनुसंधान के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। सरकार एक मैसेज भी दे रही है, फंड्स इज नॉट अ कंस्ट्रेंट if you are trying to design a IP driven solution in deep tech, sunrise sector और cutting edge technology sector, ये तीनों लक्ष्य को हासिल करना है। इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट साथ मिलकर प्रयास करें जी। और इनोवेशन लिंक फंडिंग, ये मॉडल एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो आने वाले समय में कई ऐसे तकनीकी अनुसंधान को फोस्टर करेगा। जैसे नई तकनीक आविष्कार करनी है लेकिन बड़ी लागत है, तो आइदर लो इंटरेस्ट में या 0 इंटरेस्ट में भी लोन मिले, सॉफ्ट लोन मिले जी। तो कॉर्पोरेट्स इस पर अनुसंधान करेगी। ये काफी हाई रिस्क सेक्टर होते हैं, फेलियर के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन फेलियर के चांसेस है तो भी एक तरह से इस प्रकार के फंड की उपलब्धता में कई ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए लोग आगे आएंगे, वैज्ञानिक आगे आएंगे जी, R&D को बढ़ावा मिलेगा जी। जाहिर सी बात है सरकार जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को कहा कि जो हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें भी सरकार मदद करने के लिए ऐसे जो इनोवेशन रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही हैं कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका साथ देने को सरकार तैयार है, बशर्ते आगे आए लोग। और इसके संचालन के लिए जो आरडीआई फंड बनाया है, इसके संचालन के लिए 2 स्तरीय फंडिंग संरचना बनाई गई है ताकि पारदर्शिता और विशेषज्ञता बनी रहे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा रिसर्च और डेवलपमेंट में निजी निवेश का खड़ा होता है। नताशा जी, निजी निवेश बढ़ेगा इससे और रोजगार के अवसर, एक 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जी हाँ, जरूर। इसे जब टेक्नोलॉजी में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो इंडिया से आएगी, यहाँ पे आईपी होएगा उसका, और यहाँ से जैसे वोकल फॉर लोकल एंड उससे फिर ग्लोबल जाने के, सो द लोकल गोज ग्लोबल, सो उससे काफी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसका जो इम्पैक्ट होएगा टू द इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया नॉट जस्ट बिकम we are at the forefront of looking towards being probably even competing with the likes of economy in China and in US। हमारी इकोनॉमी को इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, जैसे AI रेवोल्यूशन
अभी अमेरिकन इकोनॉमी को इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रही है, ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन इकोनॉमी इन्वेस्ट कर रही है में, क्योंकि अगर अमेरिका एआई में लीड कर गया तो जो सारे जीडीपी का जो बूमरैंग इफेक्ट होएगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी एडेड टू द अमेरिकन जीडीपी, और वो अभी तो वैसे भी सुप्रीम है और ही आगे चला जाएगा, सो we'll have a lot of gap to cover this, and that, और ये गैप सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। अगर हम कटिंग एज इनोवेशन की लीडरशिप पोजीशन में आए एज अ कंट्री, तो दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और उसी से ही दे विल बी प्रोग्रेस एज सच इन द नेशन, प्रॉब्ली विल बी द टॉप। we have the potential, talent है हमारे पास में, उसकी कमी नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर उन्नत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण पहलू है निवेश का और रोजगार का। जी, जो नताशा जी ने बात की एआई पेटेंटिंग की बात है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में एआई में जो पेटेंटिंग हो रही है उसकी बात की, तो भारत शीर्ष में है, 6ठे पायदान पर है भारत। तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एआई आज हर ऐसे सेक्टर है जिसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो या इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर हो, हर जगह एआई की इस तरह से इंटरवेंशन हो रहे हैं। बौद्धिक संपदा कार्यालय के द्वारा मतलब कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस की हाल ही में गाइडलाइन प्रस्तुत की गई है। इस गाइडलाइन में भी एआई रिलेटेड इन्वेंशन को कैसे सेक्शन 3K के अंतर्गत भारत में भी प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, और उसके तकरीबन 80 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि जो अनुसंधान करता है उनको एक तरह से क्लैरिटी मिले कि कैसे भारत में अनुसंधान करना है, नवाचार करना है। जी, जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन जाहिर सी बात है प्रोफेसर उन्नत जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत को विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रोफेसर उन्नत जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नताशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।